हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज ऑन सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। जैसे कि पिछले मॉलिकुलर बेसिस ऑफ का इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा था, इसका सेकेंड पार्ट है ये सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th के बेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और एंट्रेंस में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा और थोड़ी सी भी स्किप मत करिएगा। बहुत शॉर्ट नोट्स हैं और मैंने बहुत ढूंढ ढूंढ के बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो निकाल के इसमें लिख के मैं उस पर वीडियो बना रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, जो कि क्रिक्स ने प्रपोज किया था 1958 में। ठीक है, ही प्रपोजेस दैट द इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन द डीएनए इज ट्रांसफर टू द आरएनए। इसने क्या प्रपोज किया था कि एक यूनिवर्सल फ्लो में, एक लीनियर फ्लो में जाता है, डीएनए से आरएनए बनता है एंड आरएनए से प्रोटीन बनता है। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को उसने नाम दिया था ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। बट द सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ इज मॉडिफाइड हो गया था वो आगे चल के, क्योंकि वो एक रिवर्स फ्लो नहीं था। क्योंकि जब पता चला साइंटिस्ट को कि बैक्टीरिया में एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का एक फॉर्मेशन होता है जिसमें डीएनए से आरएनए का प्रोसेस हो जाता है, तो फिर ये लीनियर नहीं रहा। जिसमें आज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये पढ़ते हैं कि डीएनए से डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। फिर डीएनए से जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो पास होती है आरएनए में, और आरएनए पास फिर ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन फिर वो हमारे बहुत सारे काम करती है, ग्रोथ स्ट्रक्चर करती है हमारी बॉडी के, फिर ये सारे होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है हमारी लाइफ में, क्योंकि इसी से ही हमारे जितने भी जेनेटिक डिजीज हैं या फिर कोई म्यूटेशन होता है वो कैरी यहीं से करता है। अगर यहाँ कोई बेस पेयर इधर से उधर या फ्रेम शिफ्ट हो जाती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ये एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, जैसे किसने बताया था। डीएनए रेप्लिकेशन सेकेंड पार्ट हमारा ये डीएनए रेप्लिकेशन का। सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ सिर्फ इतना ही आता है कि 1958 में क्रिक्स ने करा था। देन उसके बाद फिर ये वाला प्रोसेस, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको इसको बनाना पड़ेगा। और इसके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का ये फॉर्मेशन जरूर लिखना है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेकेंड टॉपिक आता है हमारा आरएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन किसे कहते हैं? किसी भी एक चीज़ की बहुत सारी कॉपीज बनना। जैसे कि मैं कोई फोटोस्टेट कराती हूँ तो एक की मुझे बहुत सारी कॉपीज बनानी तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो ये डीएनए का रेप्लिकेशन किस फेज में होता है? सेल साइकिल के एस फेज में, मतलब सिंथेटिक फेज में होता है। ये सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होता है, जो कि 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए सेपरेट द कॉम्प्लीमेंट्री स्टेट एट द सिंथेसिस यूजिंग द ओल्ड स्ट्रैंड। मतलब जो डीएनए, पहले तो बात तो ये कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, जो कि 2 स्ट्रैंड से मिलकर बनाता है। जैसे एक सीडी होती है, बीच में बेस पेयर होते हैं, तो इसमें वो बेस पेयर की बॉन्डिंग होती है, सीडी की तरह होता है बिल्कुल डीएनए का मॉडल। तो ये सेपरेट हो जाते हैं, और हर एक टैम्पलेट एक फोटोकॉपी की मशीन की तरह काम करती है। इसके साथ ही फिर वो अलग बेस पेयरिंग अपनी करके बना लेती है। तो ठीक है, ईच प्रोजेनी हैज इज ओल्ड स्टैंड एंड न्यू स्टैंड। मतलब अगर आगे चल के जो कॉपी बनेगी वो उसमें एक ओल्ड स्टैंड होगा और एक न्यू स्टैंड होगा। मेसन एंड स्टाल प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द सपोर्ट द सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन ऑफ द डीएनए। मेसन एंड स्टाल ने क्या करा था, एविडेंस बताया था कि सेमी कंजर्वेटिव होती है डीएनए रेप्लिकेशन की, इसमें एक न्यू स्टैंड होता है और एक ओल्ड स्टैंड होता है। ई कोलाई में N15 इंजेक्ट करने के बाद उन्हें पता चला था। डीएनए रेप्लिकेशन क्या क्या चीज़ रिक्वायर करता है? एक तो डीएनए की टेम्पलेट होना चाहिए हमारे पास, पुराना डीएनए होना चाहिए, एक प्राइमर होना चाहिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का जो हमारा ट्राइफॉस्फेट होता है उसका वो चार्जिंग मॉलिक्यूल वो होना चाहिए, मैग्नीशियम आयन, डीएनए अनबाइंडिंग प्रोटीन। अनबाइंडिंग प्रोटीन उन्हें कहते हैं मतलब तोड़ने वाला, दोनों को अलग करने वाला हेलिगेज होता है। देन आरएनए मॉलिक्यूल्स, जो कि आरएनए प्राइमर का काम करेगा, लाइगेज जो कि ज्वाइनिंग करता है हमारी वो एंजाइम्स को। ठीक है, इट स्टार्ट फ्रॉम द ओवरराइट। एक पूरे डीएनए में एक अलग से सिंथेसिस में एक पॉइंट होता है जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, जहां से वो स्टार्ट भी होती है और टर्मिनेट भी होती है। अनबाइंडिंग ऑफ द डीएनए बाय द अनबाइंडिंग प्रोटीन, जो कि डीएनए गायरेज और डीएनए हेलिकेज उसे अनबाइंड करते हैं ओवरऑल के रेप्लिकेशन से, एंड वाई शेप का स्ट्रक्चर खोल के बना देते हैं। देन उसके बाद जैसे कि देख सकते हैं ये वाला इमेज, अनबाइंडिंग जो प्रोटीन होता है वो अनकॉइल करता है और मोर कॉइल, जैसे कि मैं किसी चीज़ के कोई एक रस्सी है, रोप है, वो लिपटी हुई है एक दूसरे से, अगर मैं उसे खींचती हूँ तो पीछे जो है टेंशन क्रिएट हो जाएगी और पीछे बहुत ज़्यादा कॉइल प्रोसेस होने लगेगा, जिसको बचाने के लिए एक एंजाइम यूज होता है टोपोआइसोमेरेज, जो कि इसके ऊपर लगता है ताकि वो जो टेंशन है उसको रिलीज कर सके। और सिंगल स्टैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन जो कि स्टेबलाइज करती है एंड बॉन्ड द पास डीएनए। आरएनए प्राइमर क्या होता है? स्टार्ट करता है रेप्लिकेशन को, जो कि यहाँ से स्टार्ट होके लगता है 3rd प्राइम पे, जो कि स्टार्ट करता है एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो में। देन उसके बाद यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज आके अटैच होता है और फिर एक के बाद एक वो बेस पेयर स्टार्ट कर देता है अपने ज्वाइन करना। द फ्री ऑफ 3 हाइड्रोक्सिल ऑफ द प्राइमरी आरएनए प्रोवाइड्स द इनिशिएशन ऑफ द पॉइंट फॉर द डीएनए मॉलिक्यूल्स। डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव, जो कि फ्लो ऑफ डायरेक्शन होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जैसे कि ये हेलिकेज एंजाइम आया, इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, यहाँ पर आरएनए प्राइमर जुड़ा, देन उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज जुड़ के एक से बाद एक ये न्यू डीएनए सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देता है। और ये जो कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाता है, तो दूसरा स्ट्रैंड जो होता है वो बीच बीच में सेगमेंट्स छोड़ता चला जाता है, जो जिसकी वजह से यहाँ पे छोटी छोटी फ्रैगमेंट्स जो स्पेस जो बच जाता है उन्हें क्या कहते हैं, ओकाज़की फ्रैगमेंट, जिसकी वजह से इसमें डीएनए लाइगेज एंजाइम हम यूज़ करते हैं ताकि हम इसका बॉन्डिंग ज्वाइन कर सकें।
ठीक है, यहाँ पे एसएस4 प्रोटीन लगता है, देन रिलीज ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज। जब ये सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है, डीएनए पॉलीमरेज रिलीज हो जाता है, और जो फर्स्ट हमारा होता है वो एक लीडिंग स्ट्रैंड जो कि कंटिन्यूस होता है, ये बिल्कुल प्योर होता है, और ये इम्प्योर होता है, थोड़ा सा इसमें म्यूकोसा की फ्रैगमेंट्स बन जाती हैं जो कि बाद में ज्वाइंट होती हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम जॉइंट से ज्वाइंट होती हैं। देन उसके बाद ये वाला इसके 2 मार्क्स आ सकते हैं कि लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड में क्या डिफरेंस है। जो कि रेप्लिकेशन होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, इसमें रेप्लिकेशन किस में होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम में। ये कंटिन्यूस होता है, ये डिसकंटिन्यूस होता है, ये ओनली आरएनए प्राइमेज होता है, इसमें डीएनए लाइगेज आल्सो। एंजाइम फॉर द डीएनए सिंथेसिस इज द डीएनए पॉलीमरेज, जो कि डीएनए सिंथेसिस करता है। जैसे मैंने बताया कि आरएनए प्राइमर जुड़ता है, फिर उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज लगता है, उसके बाद एक के बाद एक सारे बेस पेयर जोड़ना स्टार्ट कर देता है, वो डीएनए पॉलीमरेज करता है। इसमें से प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होते हैं, जो कि इसमें से थर्ड मेन होता है। और यूकैरियोट्स में हमारे जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स वगैरह जितने भी मैमल्स होते हैं उसमें 5 डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, जिसमें अल्फा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन और सिग्मा। तो जो अल्फा होता है वो रेप्लिकेट करता है लीडिंग स्ट्रैंड को, ठीक है, और जो गामा होता है, सिग्मा, जो सिंथेसाइज करता है लैगिंग स्ट्रैंड को, और उसमें से बीटा और एप्सिलॉन न्यूक्लियर डीएनए रिपेयर करते हैं, ये एंजाइम्स का ये रिपेयरिंग के लिए होते हैं। और जो गामा होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। तो ये एक एमसीक्यूज की वजह से इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। अगर आप एमएससी का बीएससी का कोई इंटरेस्ट दे रहे हो तो उसके लिए छोटी छोटी सी ये चीज़ें याद रखनी ज़रूरी होती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक हो गया ख़त्म, स्टॉप करते हैं। आज की वीडियो छोटी सी थी, रेप्लिकेशन आपने पढ़ लिया, छोटा सा टॉपिक था। अगर इतना भी आपने बोर्ड में लिख दिया, ये वाले डायग्राम्स खोल के बना दिया और छोटे छोटे से ये पॉइंट्स लिख दिए, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आगे के आने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और वीडियोस चाहिए होंगे तो फिर आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, देन उसके बाद मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, और मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू।